ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले को लेकर सीएम सतर्क, असम पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता। एसआईटी गठन ने क्यों हिचक रहे सीएम, जांच में कितना कामयाब होगी सीआईडी। सिंगापुर होने का क्या है मतलब, क्या सिंगापुर क्यों बसाना चाहते हैं मोदी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में जताई अपनी इच्छा। मोदी की सिंगापुर यात्रा असम के लिए भी अहम। बलूचिस्तान में सीपीईसी पर बढ़ते संघर्ष, 15 वर्षों में 11,317 मौतें। ग्वादर बंदरगाह पर हमला, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया जिम्मा। मणिपुर में हथियारों का जखीरा बरामद, सेना व पुलिस ने चलाया अभियान। संवेदनशील इलाकों से हथियार बरामद, हिंसक गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज। यूपी में एनसेफेलाइटिस काबू में, सीएम योगी 1994 से थे प्रयासरत। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके खात्मे को एक मिशन के रूप में लिया। इसके उन्मूलन की घोषणा भर बाकी है। फिलहाल दिन प्रतिदिन ऑनलाइन मनी फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही है। इस सिलसिले में अब तक राज्य भर से 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की सक्रियता से और लोगों पर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही है। इस खुलासे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को भी काफी चिंतित कर दिया है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम पर डालते हैं एक पैनी नजर। ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की जांच करेगी सीआईडी। एसआईटी गठन से क्यों बच रहे सीएम, सीआईडी जांच पर सदैव उठते रहे सवाल। घोटाले के खिलाफ विपक्ष क्यों नहीं कर रहा बड़ा आंदोलन। फिलहाल असम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घोटाले पर दिसपुर से दिल्ली तक के नेताओं और अफसरशाहों की नजर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी इसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग बुली कोनो कथा নাই। बहुते कय जे आमी स्टकत व्यवसाय करिम। स्टकत आपुनि व्यवसाय करक, किन्तु निजर टकारे व्यवसाय करिब লাগিব। बेलेगर टका आनी आपुनि स्टकत व्यवसाय करिब নোৱাৰে। बहु लोके मैं देखिছো सामाजिक माध्यमत जस्टिफाई करे जे तेओलोके स्टक एक्सचेंजत टका विनियोग करे। निजर टका स्टक एक्सचेंजत जिमान करे करि थाকক, किन्तु बेलेगर टका आपुनि स्टक एक्सचेंजत विनियोग करिब নোৱাৰে। और बेलेगर लगत एग्रीमेंट करिब নোৱাৰে जे आमी आपनाक 30% 15% सूद दिम। गतिके এই গোটেই ব্যৱসায়টোৱে সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ। साथ ही उनकी सक्रियता से पुलिस यकायक एक्शन में आ गई है। परिणामतः राज्य भर में संबंधित लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। पीएम ने मामले की जांच की जिम्मेवारी सीआईडी को सौंप दी है, परंतु अब तक का अनुभव बताते हैं कि सीआईडी ने अब तक जितने भी मामले की जांच की है उसके सार्थक नतीजे सामने नहीं आए हैं। फिर भी सीएम इस मामले की जांच सीआईडी से ही कराना चाहते हैं। सीएम ने इसकी जांच एसआईटी से कराने को इनकार कर दिया है। वह वही जानते हैं। दूसरी ओर इसको लेकर विपक्ष कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहा है। यह भी संदेह के दायरे में है। सवाल है कि इस घोटाले के जड़ में निराश नेताओं की गर्दन तो नहीं फंसी है, जिसके कारण पक्ष और विपक्ष के नेताओं इसको लेकर ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है कि इन सवालों का जवाब राजनीतिक हलकों से कब तक मिलता है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा काफी लाभकारी रही। इस दौरान भारत सिंगापुर के बीच 4 समझौते हुए, जो भारत में रोजगार सृजन में सहायक होंगे। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। नरेंद्र मोदी सिंगापुर के विकास को देखकर इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने भारत में कई सिंगापुर बनाने की इच्छा व्यक्त की। तो आइए मोदी के सिंगापुर यात्रा पर डालते हैं खास नजर, जो असम के लिए भी वरदान साबित होने वाला है। नए भारत में नई इबारत लिखने की तैयारी, भारत में कई सिंगापुर देखने की चाहत, पीएम मोदी ने जताई अपनी इच्छा। सेमीकंडक्टर समझौता असम के लिए बनेगा वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय सिंगापुर दौरा अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते पर भी दस्तखत हुए। अब
अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने लॉरेंस वोंग के साथ सिंगापुर के AEM होल्डिंग्स लिमिटेड के सेमीकंडक्टर सेंटर का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने कंपनियों को सेमिकन इंडिया एग्जीबिशन में आने का भी न्योता दिया। 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में सेमिकन इंडिया एग्जीबिशन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में भी अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं और हमें खुशी होगी कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल ऐसा कहने की वजह भारत को भी सिंगापुर की तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनाना है। बताते चलें कि 60 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर सिंगापुर 735 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो सिंगापुर भारत से लगभग 4,500 गुना छोटा है, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है। सिंगापुर की जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की है। दुनिया भर के 10% सेमीकंडक्टर मार्केट पर सिंगापुर का ही कब्जा है। वही सेमीकंडक्टर से जुड़ी इक्विपमेंट बनाने में सिंगापुर की हिस्सेदारी 20% है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के 5% सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क भी सिंगापुर में ही है। बताते चले कि असम के मोरीगांव जिले के जागीरोड में भी एक बड़ी सी सेमीकंडक्टर परियोजना शुरू होने वाली है। सिंगापुर समझौते से इस परियोजना को काफी बल मिलेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मोदी का सिंगापुर दौरा असम के लिए भी काफी लाभदायक है। साथ ही भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट लगातार बढ़ रहा है। 2023 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $35 अरब का था। इस साल बढ़कर $200 अरब तक होने की उम्मीद है। भारत में पहले ही दुनिया के कई टॉप कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए हैं, क्योंकि यह न सिर्फ रिसोर्सेस है बल्कि युवा आबादी भी है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। इन दिनों ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले को पूरी असम में चर्चा हो रही है। इस घोटाले में असमिया फिल्म की अभिनेत्री सुमी बोरा की खूब चर्चा है। वो डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार विशाल फुकन की मुख्य सहयोगी बताई जा रही है, इसलिए गुवाहाटी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी तत्पर है। जैसे ही पुलिस को उसका लोकेशन मिलता है, वो पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं, परंतु पहले से सतर्क सुमी बोरा अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। इसी क्रम में पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली है, परंतु पुलिस उसको पकड़ने में अभी तक कामयाबी नहीं हुई है। तो आइए इस घटना पर देखते हैं एक सनसनीखेज रिपोर्ट। पुलिस को चकमा देने में सुमी बोरा कामयाब। कार जब्त पर सुमी नहीं चढ़ी पुलिस के हत्थे। घोटाले के प्रमुख आरोपियों में एक है सुमी। गिरफ्तारी से खुलेंगे बड़े राज और कई होंगे बेनकाब। असम के लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के बड़े बड़े घोटालों से खिल गए हैं। डॉक्टर, शिक्षा, निम्न आय वर्ग के लोग, बिना किसी संदेह वाली माताएं और वरिष्ठ नागरिक सहित हजारों लोग घोटालेबाजों के शिकार हो गए हैं, जिन्होंने कई महीनों से उनसे करोड़ों रुपए। शुरुआती अनुमानों के अनुसार यहां संख्या 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले 3 दिनों में असम पुलिस ने 5 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया है। उनमें डिब्रूगढ़ से विशाल फुकन और रंजीत काकोती, गुवाहाटी से स्वप्निल दास, तेजपुर से हेमेंद्र राभा और देरगांव से भास्कर भूषण बरुआ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का कहना है कि इस सिलसिले में राज्य भर से 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परंतु विशाल फुकन के मुख्य सहयोगी रही अभिनेत्री सुमी बोरा को गिरफ्तार करने में पुलिस अब तक असफल रही है। बीते गुरुवार को पुलिस सुमी की लोकेशन को ट्रेस करने में सफल रही, परंतु जब तक पुलिस उस स्थान पर पहुंचती तब तक सुमी वहां से जा चुकी थी।
पुलिस ने वहां से उसकी कार जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जाल बिछा रही है। अब देखना है कि वह कब तक पुलिस की गिरफ्त में आती है। सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में सुमी का अहम किरदार है। बड़े लोगों से निवेश लाने में वह सबसे आगे थी, इसीलिए विशाल ने उस पर जमकर पैसा खर्च किए, परंतु उसने पुलिसिया पूछताछ में सुमी का नाम लिया है। ऐसे में पुलिस के लिए सुमी की गिरफ्तारी जरूरी हो गई है। यदि पुलिस सुमी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है तो पुलिस यह पता करने में सफल हो जाएगी इसमें मुख्य रूप से और कहां-कहां से निवेश आया है। बताते चलें कि विशाल फुकन को मंगलवार को डिब्रूगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया था। फुकन खुद को एक उद्योगपति, गायक और संगीतकार बताता है। उस पर अपने संदिग्ध ग्राहकों से धोखाधड़ी करके जुटाए गए पैसे, कई लग्जरी कारें और संपत्ति खरीदने का आरोप है। कहा जाता है कि वहां एक फार्मा कंपनी पर्सेलिया फार्मास्यूटिकल का भी मालिक है। शिवसागर के रहने वाले स्वप्निल दास को मंगलवार को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया। वहां खुद को उद्यमी कहता है और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडर स्वप्निल का एक कंपनी का CEO था, जिसका इस्तेमाल वहां लोगों को ठगने का काम करता था। वह गुवाहाटी में एक ट्रेडिंग प्रशिक्षण संस्थान भी चलाता था, जहां वह युवाओं को ट्रेडिंग के हुनर सिखाता था। डिब्रूगढ़ के रंजित काकोती को भी डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वह ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग FX से जुड़ा था और उसने लोगों से कई करोड़ों रुपए ठगे हैं। हेमेंद्र राभा पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है, जिसे तेजपुर से गिरफ्तार किया गया। राभा के खिलाफ कचारी गांव पुलिस चौकी में कई FIR दर्ज है। उसने गबन की गई रकम का इस्तेमाल लग्जरी कार और संपत्ति खरीदने में किया। गिर गांव के भास्कर भूषण बरुआ पर लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगने का आरोप है। उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सुमी बोरा के बारे में कहा जाता है कि उसने विशाल फुकन की गलत तरीके से कमाई गई रकम से लाभ उठाया है। विशाल ने उसे महंगी उपहार दिए थे। सुमी के उदयपुर के भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग में भी अब पुलिस की जांच के दायरे में है। सुमी अपने पति मशहूर फोटोग्राफर टर्किस बोरा के साथ असम के मशहूर गायक दीक्षु शर्मा के घर छिपी हुई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह भागने में सफल हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC को लेकर बढ़ते संघर्ष और हिंसा के क्षेत्र स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। पिछले 15 वर्षों में बलूचिस्तान में 11,317 मौतों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि CPEC और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर स्थानीय असंतोष का परिणाम है। CPEC जो चीन के झिंजियांग के पाकिस्तान के ग्वादर तक एक आर्थिक और यातायात गलियारा स्थापित करने की योजना है, ने बलूचिस्तान के निवासियों के बीच नाराजगी को बढ़ावा दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि CPEC परियोजनाओं से उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और इसने उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है। मार्च के दौरान ग्वादर बंदरगाह पर हुए हमले ने इस असंतोष को और भी उजागर किया। हथियारबंद लोगों ने ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 8 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इस हमले में जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ली, जो कि स्थानीय प्रतिरोध का प्रमुख समूह है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में आंदोलनों को दबाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे स्थिति में सुधार के बजाय और अधिक तनाव पैदा हो गई है। ये हालात दर्शाते हैं कि CPEC के लिए बलूचिस्तान में चीन से दोस्ती पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ रही है और ये स्थानीय संघर्षों को शांत करने के बजाय उन्हें और बढ़ा ही रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते के हमले से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ये घटना गौतमपुर गांव में सामने आई, जहां आवारा कुत्ते ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गांव के निवासियों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कुत्ते को घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसे बांध दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत 1074 हेल्पलाइन और वन विभाग को सूचित किया, ताकि कुत्ते को सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंपा जा सके। हालांकि सूचना दिए जाने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और भय का माहौल बना हुआ है।
इस घटना के बाद घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार गांव में ही किया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग की अनदेखी पर चिंता जताई और अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिनों से आया हुआ है कुत्ता, पहले गांव में घूम रहा था, लोगों पे झपट रहा था, तो किसी तरीके से 3-4 लोगों से मिल के इसे पंचायत भवन पे हम लोगों ने बंधवा के रखा है। अभी प्रधान जी के भाई जी कल आए थे, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको खोल के कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन उनको उसने काट लिया, बाइट कर दिया और वो घायल भी हो गए हैं। कल हमने 112 नंबर पे डायल किया था पुलिस से सहायता के लिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप वन विभाग को फ़ोन कीजिए। वन विभाग को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये जंगली जानवर नहीं है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, आप पशुपालन विभाग को फ़ोन कीजिए। पशुपालन विभाग को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर को भेजा, लेकिन वो भी यहाँ आने के बाद बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी तक कितने लोगों को काट चुका है? अभी तक झपटने के लिए तो कई लगभग 4 से 5 लोगों के ऊपर झपट चुका है, लेकिन अभी काटा 1-2 लोगों को ही। अभी प्रधान जी के भाई रवि जी को ज़्यादा कुछ काट लिया है और ये मतलब आने वाले समय में हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा खतरा बनने वाला है गांव के लिए। क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि इसे शासन द्वारा रेस्क्यू करा के कहीं ले जाया जाए, नहीं तो इस बार के हरियाणा लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी सिर्फ 0.87% मत हासिल कर सकी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को मात्र 8.74% वोट मिले। जाट समुदाय इनेलो और जेजेपी का प्राथमिक वोट बैंक रहा है, लेकिन 2026 के लोकसभा चुनाव में जाट कांग्रेस की तरफ चले गए। ऐसे में पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस विधानसभा चुनाव में जहां इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, वहीं जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से हाथ मिला लिया है। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्टियों की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों के चुनावी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली थी। दोनों दलों का वोट शेयर क्रमशः 36.49 और 28.08% रहा था। मत प्रतिशत के लिहाज से जननायक जनता पार्टी 10 सीटें जीतकर तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उसे 14.80% वोट मिले थे। खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया। इस अभियान में कांगपोकपी और इम्फाल पूर्वी जिलों के संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में गुरुवार की कांगपोकपी और इम्फाल पूर्वी जिलों के संवेदनशील इलाकों में हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। भारतीय सेना ने एक हैवी कैलिबर लॉन्चर, एक 12 बोर डबल बैरल राइफल, एक 177 राइफल मैगजीन, 2 पिस्तौल, एक पंपी गन, 5 ग्रेनेड गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए। सेना के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास में भारतीय सेना ने हिंसक गतिविधियों को रोकने और उपद्रवियों का मुकाबला करने के लिए पूरे क्षेत्र में अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मणिपुर पुलिस के साथ चलाए गए एक ऐसे ही संयुक्त अभियान में सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफलता पाई है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना ब्लॉक के पिंडारा ठाकुर गांव में प्रधान संघ अध्यक्ष अमरेश सिंह की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। संबंधित ग्राम पंचायत की बैठक को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रधान अमरेश सिंह नाराज हो गए। सूत्रों के अनुसार नाराज प्रधान ने पंचायत सचिव नीलम गुप्ता को फोन पर गाली गलौज भी करते हुए गंभीर धमकियां दी। सचिव को देख लेने की धमकी से घबराई नीलम गुप्ता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस ने प्रधान संघ अध्यक्ष अमरेश सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ये घटना मुसाफिरखाना ब्लॉक के पिंडारा ठाकुर गांव की है, जहां प्रधान और पंचायत सचिव के बीच विवाद हुआ। इस घटना ने ग्राम पंचायत के स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी डर और दबाव के करने का अधिकार मिल पाएगा। नारायणपुर के टिपलिंग रेलवे ओवरब्रिज के पास एक दुर्घटना घटित हुई। 1584 नंबर की डाउन मुरकंज सेलेक्ट डेरकार गांव पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई।
उक्त छात्र की पहचान शांतनु बरा के रूप में की गई है। मृतक शांतनु हारमाटी डॉन बॉस्को स्कूल की 12वीं कक्षा का छात्र था। उसका घर टिपलिंग रेलवे स्टेशन के पास ही बताया गया। यूएसए अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अमेरिका नाराज हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिकी चुनाव में वो कमला हैरिस को राष्ट्रपति के रूप में पसंद करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जिसके बाद से अमेरिका नाराज हो गया। व्हाइट हाउस ने पुतिन ने अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। व्हाइट हाउस ने व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना बंद करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा, हम बहुत ही आभारी होंगे यदि मिस्टर पुतिन हमारे चुनाव के बारे में बातें करना बंद कर दे और हस्तक्षेप करना बंद कर दे। गुरुवार को व्लादिवोस्टोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा था कि वह हैरिस का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इतनी स्पष्ट और दूसरों को पसंद आने वाली हंसती है कि इसका मतलब है कि उनके साथ सब कुछ ठीक है, इसलिए मेरा समर्थन उन्हीं के साथ है। उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इसके मामले अब 0 होने की कगार पर है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। एक दौर था जब पूर्वांचल के जिलों में हर साल गर्मी और बरसात के मौसम में एन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ती थी। सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। हजारों बच्चे आजीवन अपंग हो जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1994 से ही इस बीमारी के खात्मे के लिए लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन उन्हें इस बीमारी के खिलाफ अंतिम जंग छेड़ने का मौका तब मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 2017 में सीएम पद की शपथ लेने के बाद इस बीमारी के खात्मे को एक मिशन के रूप में ले लिया और आज एन्सेफेलाइटिस उत्तर प्रदेश में अंतिम सांसें गिन रहा है। उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस पूरी तरह नियंत्रण में है और इसके उन्मूलन की बस घोषणा ही बाकी है। इस साल फरवरी में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में परियोजना के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा था, 1970 के दशक से लेकर 2017 तक एन्सेफेलाइटिस को समाप्त करने के बारे में सरकारी सोचती तक नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने इस बीमारी के उन्मूलन के बारे में मॉडल तैयार करने पर विचार किया। इसी सिलसिले में कुशीनगर में मुसहर समुदाय बीच जाकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्हें स्वच्छता के तरीके समझाए और साबुन के उपयोग की जानकारी भी दी। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दोनों ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंच चुके हैं। इससे पहले फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से इस्तीफा देने की घोषणा की। पुनिया टोक्यो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता है, जबकि फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी। हालांकि उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग के वजन में लगभग 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा भी की थी। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाई गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि माधवीपुरी बुच ने अपनी एक संपत्ति को किराए पर एक ऐसी कंपनी को दे रखा है जिसका संबंध उस फर्म से है जो सेबी की जांच के दायरे में है। खेड़ा के अनुसार माधवीपुरी बुच 2018-19 में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, जब उन्होंने अपनी संपत्ति को किराए पर दिया था। उन्होंने बताया कि 2018-19 में इस संपत्ति का किराया 60 लाख रुपए था, जो 2019-20 में बढ़कर 33 लाख रुपए हो गया। 2023-26 में ये राशि और बढ़कर 46 लाख रुपए हो गई है। यह संपत्ति केरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पर दी गई थी, जो वाकहोर्ट लिमिटेड से संबंध है। वाकहोर्ट लिमिटेड के खिलाफ सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की जांच कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि यह सिर्फ हितों का टकराव नहीं बल्कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला ही है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या ये एथिकल है और क्या ये कानूनी है, विशेष रूप से तब जब सेबी की प्रमुख स्थिति में हो।
इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मैं नंदिनी लेना चाहूंगी आपसे विदा। बने रहिए लगातार हमारे साथ प्रथम खबर आज के समाचार में। धन्यवाद।